हेलो। हाँ, आज कक्षा 9th हिंदी का जो व्याकरण है, जो व्याकरण में दूसरा चैप्टर है समास। समास के बारे में बतलाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने। पहला जो चैप्टर था उपसर्ग, सर पढ़ाए हैं उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा जान जाओ कि यह मूल शब्द में लगता है और उपसर्ग शब्दांश होता है। जो मूल शब्द के पहले लगता है और नवीन अर्थ को प्रदान करता है। जैसे मान लो देश एक शब्द है और देश मूल शब्द है। इस मूल शब्द में यदि प्र उपसर्ग लगा देंगे तो प्रदेश बनेगा और प्रदेश एक नया अर्थ प्रदान करेगा। यदि बी उपसर्ग हम लगा देते हैं तो विदेश बनेगा, एक नवीन अर्थ प्रदान करेगा। यदि आ उपसर्ग लगाते हैं तो आदेश शब्द बनेगा और एक नवीन अर्थ को प्रदान करेगा। इसी तरह किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग शब्दांश होता है, मूल शब्द के पहले लगता है और नवीन अर्थ को प्रदान करता है। ठीक प्रत्यय में भी मूल शब्द के बाद लगता है, वो भी शब्दांश होता है और नवीन अर्थ को प्रदान करता है। ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समधन आस से बना है। समधन आस से बना है। सम माने होता है सम्यक रूप से, और आस का मतलब होता है पास में बैठाना, पास। तो ये जो समास है सम्यक रूप से वीडियो नहीं आ पास रहा है में सर। बैठना, जिसका शाब्दिक संक्षेप भी होगा। संक्षेप, अपनी बात संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में यदि समास नहीं होता तो हमारे बातचीत कहने की जो शैली है वो बहुत बड़ी होती। कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना ही समास कहलाता है। इस पर एक समास की उत्पत्ति वीडियो नहीं आ रहा सर। समास की उत्पत्ति वीडियो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? भावक लोग आए। हाँ। समास की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि समास का मतलब होता है संक्षेप में अपनी बात को कहना। इसकी एक कथा आती है कि राजा भोज का समय था संस्कृत में। वह संस्कृत का समय था। संस्कृत सुनकर घबराने की बात नहीं है। इसका शाब्दिक आसानी से वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ। एक विप्र ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाता है। एक विप्र ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाता है और राजा से कहता है कि वो खड़ा था, उसे कहता है वीडियो नहीं आ रहा है। राजा से मिलना है। तो वह हेलो अगर कट जा रहा है। हाँ, तो जो समास की उत्पत्ति थी, राजा भोज का समय था।
एक विप्र ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाता है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। और राजा से अपनी सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। कहता है कि राजा से कह दीजिए आपने अभी अभी मुझे राजा भोज से मिलना है। तो अब राजपाल जाता है और राजा से कहता है। तो राजा कहते हैं जाओ अभी बुला कर लाओ। ब्राह्मण राजा के पास जाता है और राजा भोज कहते हैं कि हे विप्र ब्राह्मण, तुम अपनी बात कम से कम शब्दों में कहो। तो वह विप्र ब्राह्मण था, बी उपसर्ग है, विप्र पद वाला था। वह कहता है योर वीडियो इज नॉट सर वीडियो नहीं आ रहा है। वो कहता है कि अपनी बात तुम कम से कम शब्दों में कहो। वह विप्र ब्राह्मण तीव्र बुद्धि का ब्राह्मण था। सोचता है कि यह दूसरा पेन हमसे समाज के बारे में पूछना चाहते हैं। जैसे हम कुछ कह रहे हैं, व्यक्ति अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी तरह वह राजा भोज जो है जब कहा तो विप्र ब्राह्मण समझा कि यह हमसे समाज के बारे में पूछना चाहते हैं। तो क्यों ही राजा जो है कहते हैं कि मेरे पास समय कम है, अपनी बात संक्षेप में कहिए। तो वह विप्र ब्राह्मण अपनी बात कम से कम शब्दों में कहता है। ये संस्कृत में क्या कहता है? पहली लाइन कहता है कि द्वंद्वे अस्मिन्। अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ भाई क्या हाल है? सुनाई दे रहा है? विवेक, विवेक, मेरी बात सुनाई दे रही है? आदित्य से मेरी बात सुनाई दे रही है? दिखाई दे रहा है सर, दिखाई नहीं दे। विवेक कुमार, दिखाई नहीं दे रहा सर, दिखाई नहीं दे रहा है। पांडा बोल रहा है। नारकेंद्र बोल रहा है। मेरी बात सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? साइबर पांडा बॉट है। सुनाई दे रही है मेरी बात? The video is not coming. सर वीडियो नहीं आ रहा है। अब सुनाई दे रही है? का वीडियो नहीं रहा है। ध्यान से सुनो, यदि सुनाई दे रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्यगेहे नित्यम अव्ययी भाव तत्पुरुष कामं बहुव्रीहि। वह ब्राह्मण कहता है द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च। पहली लाइन में कहा द्वंद्व, हम सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो नहीं, अभी तुम सबको तो ये क्या है? आदित्य चौबे तुम्हारे पास वीडियो नहीं आ रहा है? ये सुनिए ना क्या कर रहे हैं सब। वीडियो नहीं आ रहा, सब बोल रहा है। आएगा 15 देर के बाद। आदित्य चौबे के पास नहीं आ रहा है। ये सबर करो वीडियो। हेलो हेलो हेलो, आएगा, धीरे धीरे इंतजार करो। कब आएगा सर? अभी तो आ ही नहीं। हेलो, कल आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू। हेलो हाँ हेलो, आदित्य चौबे वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो भाई, हमको मिल रहा है। सबको म्यूट कीजिए। आदित्य चौबे शांत रहो। हेलो,
सबको मीट कीजिए। ठीक हो गया, सुनाई दे रहा है? हेलो द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्ते गेहे नित्यम् अव्ययी भाव तत्पुरस्कर्म धारय एषा श्यामं बहुव्रीहि। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विग समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा जो होता है कर्मधारय समास और छठवां अंतिम बहुव्रीहि समास। ये हमारे समास हैं। समास में सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, सबका 8,700 द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो ये दोनों पद की प्रधानता और अप्रधानता को हम कैसे देखते हैं कि पहला पद क्या है और दूसरा पद क्या है। हम किसी भी शब्द को लिखते हैं, उसमें वाक्य में जब प्रयोग करते हैं उसमें दो पद होता है। जैसे मैंने लिख दिया गंगा तट, गंगा तट, ये गंगा एक पद हो गया, तट दूसरा पद हो गया, गंगा जो है पूर्व पद हो गया, पूर्व पद हो गया, और तट उत्तर पद, उत्तर पद हो गया। इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इस दोनों जब की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर हम समास का निर्धारण करते हैं। द्वंद्व समास को हम तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व समास। दूसरा होता है वैकल्पिक, 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 वैकल्पिक समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। दूसरा होता है समाहार समास, समाहार समास, समाहार समास। इन तीनों समासों में अंतर क्या है? मूलभूत तीनों समास को हम कैसे पहचानेंगे? तो इतरेत्तर समास जो होता है, दिखाई नहीं दे रहा है सर। ध्यान से सुनो, ये द्वंद्व समास को तीन भागों में हम पढ़ते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार समास, समाहार द्वंद्व समास। हम द्वंद्व समास को तीन भागों में पढ़ेंगे। इतरेत्तर का मतलब होता है पहला और दूसरा दोनों की प्रधानता होती है और दोनों संज्ञावाचक पद होता है। मूल चीज समझो, ये दोनों संज्ञावाचक पद होता है, संज्ञावाचक पद होता है, वाचक पद होता है। इतरेत्तर समास में हम माता पिता को गिनते हैं, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, दिखाई दे रहा है सर। भाई बहन, सर घर जाइए। भाई बहन, उसके बाद पढ़ाइएगा। क्या क्या सर 360p पे सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है सर। वीडियो नहीं आ रहा है। कंप्यूटर वाला सर खुला ये देखो, इतरेत्तर द्वंद्व समास दोनों पद संज्ञावाचक होता है। जैसे माता पिता भाई बहन दोनों संज्ञावाचक पद है। और वैकल्पिक द्वंद्व समास में, वैकल्पिक द्वंद्व समास में विलोम शब्दों को लेते हैं, विलोम शब्द को लेते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन,
दोनों में अंतर समझ जाओ। यदि माता पिता में पूछे कि इतरत्तर द्वंद्व समास है कि वैकल्पिक द्वंद्व समास है कि समाहार समास है। सर हाँ कुछ समझ में नहीं आया सर। तो ध्यान से सुनो, ये द्वंद्व जो समास है, द्वंद्व समास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पद संज्ञावाचक होता है, जैसे माता पिता भाई बहन दोनों पदों की प्रधानता होती है। और वैकल्पिक द्वंद्व समास को हम पहचानते हैं कि यह समास जो होता है दोनों पदों की प्रधानता होती है लेकिन विलोम होता है, जैसे रात दिन। समझ में आया? विलोम शब्दों की प्रधानता होती है। अंत में जो समाहार द्वंद्व समास होता है, एक बार और सर एग्जांपल बता दीजिए। इसमें इसकी पहचान जो होती है, जैसे मैंने लिख दिया रोटी ओटी, आवाज नहीं आ रहा है। रोटी ओटी। दूसरा लिख दिया चाय वाय। तो ये जो वाय शब्द है और ओटी शब्द है ये निरर्थक नहीं है, यह भी अर्थ प्रदान करता है। यदि मैं कहूं कि केवल चाय पीने आना है और यह शब्द कहूं कि चाय वाय पीने आना है, तो चाय के साथ नमकीन भी आ जाएगा, अन्य सामग्री भी आ जाएगा, पकौड़ी भी आ जाएगा। रोटी के साथ ओटी का मतलब कि रोटी के साथ और खाने की सामग्री आ जाएगी। ऐसे शब्द यदि आते हैं जो तुम्हें समझ में आए कि एक समान भाव प्रकट करता हो, समान भाव, समाहार का मतलब समान भाव प्रकट करता हो, तो वह समाहार द्वंद्व समास में गिना जाता है। समझ आ रही है? तीनों में अंतर समझ में आया? द्वंद्व समास के तीनों को पहचानने का तरीका सुन लो। पानी मानी अंकित गुप्ता, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसको ध्यान से सुनो। खुशी, मेरी बात जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? खुशी, तो ध्यान से सुनो। द्वंद्व समास को 3 भागों, फिर आगे समास बताएंगे दूसरा, इसको ध्यान से सुन लो। तीनों को पहचानने का तरीका समझ जाओ। द्वंद्व समास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद संज्ञावाचक होता है, माता जैसे पिता, भाई बहन। ऐसे समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञावाचक शब्द हो। वैकल्पिक द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है लेकिन विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रात दिन, यश अपयश। यश अपयश एक शब्द मैंने कह दिया, यश अपयश, तो ये विलोम शब्द है। बड़ा विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास में दोनों शब्द एक अपयश मतलब क्या होता है? क्या बताओ? यश अपयश मतलब क्या होता है सर? दिख नहीं रहा है बढ़िया से। यश अपयश, ये यश का विलोम अपयश होता है। यश माने कृति, इसका मीन, यश माने कृति। ऐसे विलोम शब्द हमें वैकल्पिक द्वंद्व समास में गिने जाते हैं। रोटी ओटी, चाय हो, एक तरह का समास आए जो दोनों में समानता हो, वह जो होता है समाहार द्वंद्व समास में गिना जाता है, या समाहार द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? है। यस सर। यस सर। ये तीनों में अंतर। अब देखो, इतरेतर समझ में आ गया। अब द्विग समास,
द्विग समास और बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास वीडियो रुक गया आपका। के बारे में समझ जाओ। कौन बोल रहा है झूठा? द्विग समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विग समास का क्या होता है? पहला पद होता है जो संख्यावाचक होता है, दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। दूसरा पद जो होता है संज्ञावाचक होता है। जैसे चौराहा है तो चौ जो है संख्या का बोध करा रहा है और राहा यानी राह जो है संज्ञा का बोध कराता है। इसकी परिभाषा यूं बनेगी कि जो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो वह द्विग समास कहलाता है। और बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनन जिसका। यदि समास पहचानने में सबसे पहले हम विग्रह जानेंगे। विग्रह हम कैसे करते हैं? अभी अभी पूर्व पद प्लस उत्तर पद को मिलाते हैं तो समासिक पद बनता है। समासिक पद जैसे लिखा मैंने गंगा तट, गंगा प्लस तट, और ये गंगा पूर्व पद हो गया, तट उत्तर पद हो गया। दोनों को मिलाकर यदि हमने लिख दिया गंगा तट तो ये गंगा तट जो है समासिक पद कहलाएगा। इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर भी हम समास का चयन करते हैं। जब तक हम प्रधानता और अप्रधानता का आधार नहीं जान पाएंगे समास को नहीं पहचान पाएंगे। ध्यान दो, पूर्व पद और उत्तर पद और समासिक पद क्या कहलाता है। इसके बाद द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा संज्ञावाचक होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद यानी पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद गौण होते हैं। गौण मतलब लुप्त होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे 10 है आनन जिसका अर्थात रावण। 55 5 है आनन जिसका। हनुमान जी समझ में आ रहा है? हनुमान जी यस सर। दोनों समासों में इसका पहला पद संख्यावाचक दूसरा संज्ञावाचक, इसका दोनों पद गौण तीसरा पद प्रधान होता है। इन दोनों चीजों को जानने के लिए थोड़ा सा द्विग और बहुव्रीहि में अंतर क्या हमें समझना है। जैसे मान लो पौराणिक पुस्तक के विशेष वाचक पद, पौराणिक पुस्तक के विशेष वाचक पद विशेष, पौराणिक पुस्तक के विशेष वाचक पद पौराणिक पुस्तक के विशेष वाचक पद भले ही पहला पद संख्यावाचक हो। ध्यान से सुनो, सारी चीज लिख कर नहीं बता सकते, ध्यान से सुन लो पहले। भले ही पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी उसे हम बहुव्रीहि समास में लेते हैं। बहुव्रीहि समास में लेते हैं। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ध्यान दो सर, रिपीट वंस अगेन। पौराणिक पुस्तक के विशेष वाचक पद भले ही पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी हम उसे बहुव्रीहि समास में लेते हैं। दूसरा स्थान या स्थल विशेष के वाचक पद, स्थल विशेष के वाचक पद करिएगा तो थोड़ा
विशेष के वाचक पद भले ही पहला संख्या हो दूसरा संज्ञा हो, फिर भी वह बहुब्रीहि समास में लिया जाता है। आवाज क्लियर नहीं जा रही। पौराणिक पात्र के विशेषवाचक पद, देखिए भाई, पौराणिक पात्र के विशेषवाचक पद भले ही पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी हम उसे बहुब्रीहि समास में लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है अर्थ विशेष के वाचक पद। अर्थ विशेष के वाचक पद भले ही पहला संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी हम बहुब्रीहि समास में लेते हैं। जैसे पौराणिक पुस्तक है, स्थल स्थान के विशेषवाचक पद हैं, पौराणिक पुस्तक के विशेषवाचक पद हैं, भले ही उसकी परिभाषा द्विग समास की बनती हो, संख्या और संज्ञा का मेल होता है, लेकिन यदि यह पौराणिक पुस्तक, स्थल विशेष, पौराणिक पात्र और अर्थ विशेष के वाचक पदों यदि आ जाते हैं तो विग्रह के आधार पर हम उसे बहुब्रीहि समास में गिनते हैं। समझ में आया? जैसे उदाहरण समझो, पौराणिक पुस्तक के विशेषवाचक पद यदि सतसई आ जाए तो 700 जो दोहों का समूह होगा वो सतसई आएगा। किसी भी 700 दोहों के समूह को हम सतसई नहीं कह सकते। 700 दोहे जिसमें विशेष हैं, जिसमें 700 दोहे हैं जिसमें यदि हम विग्रह करते हैं तो बहुब्रीहि समास में गिना जाता है। यदि किसी भी 700 को हम सतसई कहते तो द्विग समास में गिना जाता। उसी तरह सर रामायण को क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी यह पुस्तक विशेष का वाचक पद है जिसमें 8 अध्यायों का 8 अध्याय है, जिसमें यदि हम विग्रह करते हैं तो वह बहुब्रीहि समास में गिना जाता है। भले ही इसकी संरचना पहला पद संख्यावाचक है दूसरा संज्ञावाचक है, फिर भी हम इसे बहुब्रीहि समास में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं? क्योंकि पौराणिक पुस्तक विशेष का वाचक पद है और पौराणिक पुस्तक का विशेषवाचक पद भले ही पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी बहुब्रीहि समास में गिना जाता है। समझ में आया? इससे नहीं सुनेंगे, डायरेक्ट बोलो। सर रामायण सतसई में आ जाएगा क्या? रामायण सर नहीं बेटा, रामायण में पहला पद संख्यावाचक नहीं ना है। मैं संख्यावाचक और संज्ञावाचक पर बात कर रहा हूँ। भले ही पहला पद संख्यावाचक हो दूसरा संज्ञावाचक हो, तब जाकर वह गिना जाता है। और विग्रह के आधार समास में सबसे विग्रह होता है। विग्रह के आधार पर ही हम समास का चयन करते हैं। जैसे पंचांग है, पंचांग किसी भी 5 के समूह को हम पंचांग नहीं कहेंगे। समास में आएगा। क्या बेटा? पंचवटी पंचतंत्र इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो ये बहुब्रीहि समास में जाएगा। भले ही इसकी संरचना संख्यावाचक व संज्ञावाचक की है, फिर भी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या?
सर महाभारत कौन नहीं सा आ रहा है महाभारत सर और देखो, चतुर्दशी सर पौराणिक के विशेषवाचक पद हो गया स्थल। जैसे मैंने कह दिया स्थल विशेष के वाचक पद में, यानी मैंने कह दिया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, किसी भी 36 और गढ़ संख्यावाचक शब्द है, ये संख्यावाचक है, गढ़ संज्ञावाचक है, फिर भी यह स्थल विशेष का वाचक पद है। एक प्रदेश का नाम है, स्थल विशेष का वाचक पद है, और इसकी संरचना भले ही द्विग समास की है, भले ही इसकी संरचना द्विग समास की है, फिर भी यह बहुब्रीहि समास में गिना जाएगा। क्यों? इसका विग्रह वायरस कौन सा समास होगा? कौन? महाभारत कौन सा समास है? महाभारत में संख्या और संख्या का गणना नहीं है बेटा। भाई बिना समाज का है कोरोना वायरस। अंकित गुप्ता, यस सर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। समय नहीं था प्रियांशु था सर। प्रियांशु कहाँ है? प्रियांशु नीचे चला गया। 4 नंबर में। अब देखो, इसका समझ गए? स्थल विशेष के वाचक पद, पौराणिक पात्र के विशेषवाचक पद, भले ही इसकी संरचना यदि पहला संख्यावाचक का हो, दूसरा संज्ञावाचक का हो, और यदि इसका विग्रह हम योग करेंगे कि जैसे त्रिनेत्र को लोग द्विग समास में गिनते हैं, लेकिन द्विग समास होगा, लेकिन यदि उसका विग्रह 3 नेत्र वाला है, जो यदि हम विग्रह करते हैं तो वह संकर के तरफ जाता है, और अधिक गणना इसको बहुब्रीहि समास में किया जाता है। अर्थ विशेष के वाचक पद, जैसे त्रिफला, अर्थ विशेष के वाचक पद जैसे मैंने लिख दिया त्रिफला, किसी भी 3 फल, भले ही यह 3 जो है संज्ञा है, फल संख्या, ये संख्या का बोध कराता है, और दूसरा संज्ञा का बोध कराता है, फिर भी यह बहुब्रीहि समास में गिना जाएगा। 3 फल है जिसमें यदि हम विग्रह करते हैं, 3 फल है जिसमें, 3 फल है जिसमें, तो यह बहुब्रीहि समास जाएगा। यदि हम इसका विग्रह करते हैं कि 3 फलों का समूह, जब हम समूह का बोध कराएंगे तब द्विग समास में जाएगा। कोई भी समास उसके विग्रह पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके विग्रह पर निर्भर करता है। हम जैसा विग्रह करेंगे तभी समास का हम निर्धारण कर पाएंगे। दोनों में अंतर समझ जाओ, थोड़ा सा भ्रमित हो जाओगे बेटा, लेकिन ये याद रखना, पौराणिक पुस्तक के विशेषवाचक पद, स्थल विशेष के वाचक पद, भले ही उसकी संरचना द्विग समास की हो, लेकिन यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह के आधार पर बहुब्रीहि समास में गिना जाएगा। अर्थ विशेष के वाचक पद, जैसे तिरंगा है, जिसमें तो किसी भी 3 रंग को मिला देने से तिरंगा का बोध होगा क्या? यस सर। 3 रंग को मिला देंगे तो तिरंगा का बोध होगा? यदि किसी 3 रंग को मिला देने से तिरंगा का बोध नहीं होता है तो ये अर्थ विशेष का बोध कराता है। और मैंने कहा कि अर्थ विशेष का जो वाचक पद होता है वह किसमें गिना जाता है? विग्रह के आधार पर बहुब्रीहि समास में गिना जाता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तीनों चीज को समझ जाओ।